हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आज हम जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स वाला चैप्टर। और ये हार्मोन्स वाला चैप्टर जो है वो हमारे न्यूरल सिस्टम के पैरेलल चलता है, मतलब उसके बाद का ये चैप्टर है। तो हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट इन हार्मोन चैप्टर से ही, इंडोक्राइनोलॉजी से कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक तो चैप्टर बहुत आसान है और मेरा फेवरेट चैप्टर है, और इसमें समझने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। बस चाहिए कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, इसको चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ लें तो चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएंगी। और मैं जब पढ़ाऊँगा आपको तो काफ़ी आसान भाषा में, आसान शब्दों में लिख के समझाऊँगा। और 2-4 बार अगर इसको चैप्टर को रिविज़न कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपका काम बन जाएगा, आप राजा बाबू बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर शुरू होता है, सबसे पहले इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन मैं इस ऐसे देता हूँ किसी को, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स को चैप्टर का परिचय या इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा शुरू से उठा कर देता हूँ। शुरू से यानी कि जैसे हम एनिमल हैं, ओवरऑल आप धरती पे देखेंगे और पृथ्वी पे देखेंगे तो 2 तरह के ही जानवर दिखेंगे आपको, एक प्लांट्स और एक एनिमल। प्लांट्स और एनिमल में भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरियाँ हैं, 5 तरह की आती हैं, जो मेरे ख्याल से आपको डेट याद होगा, मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूँ। जो साइंटिस्ट हैं 1969 में एक है एच आर विटेकर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। पूरे भी जो भी लिविंग वर्ल्ड में जो भी जीव जंतु है, जो भी एनिमल प्लांट्स हैं, उन सबको 5 कैटेगरी में बांटा है। 5 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है, 5 कैटेगरी में। तो देखने में सब एनिमल और प्लांट ही हैं, लेकिन उसके अंदर भी बाइफर्केशन है। तो हम शुरू करते हैं ऐसे कि चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा हो, कोई प्लांट छोटा हो या ना हो, बने तो सब सिंगल सेल से ही हैं। सिंगल सेल से ही, ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसे कहा जाए कि वो सिंगल सेल है, तो वो 3-4 फीचर्स है। पहले तो उसमें एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए। एक सेल है, एक बाउंड्री है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए, और उस न्यूक्लियस को जिंदा रहने के लिए उसका एक इन्वायरमेंट कन्फाइन करने के लिए एक डिफाइनिंग इन्वायरमेंट हो, जहाँ वो रह सके। ठीक, सूखे चीज़ सूखे में नहीं रह सकता। अगर कोई चीज़ जिंदा है ना, तो उसे एक लिक्विड मीडियम चाहिए, तरल पदार्थ चाहिए, तो वो जिंदा रह सकता है, उसमें अपना वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए एक साइटोप्लाज्म चाहिए। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी सेल को सेल बनाने के लिए। और सेल किस इन्वायरमेंट में है, कहाँ है, क्या कर रहा है, उन सबको सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनल्स उसके अंदर डाल दिया जाता है। सेल, उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। इन 3 के अलावा एडिशनल में होता है सेल ऑर्गेनल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी सेल को सेल ऑर्गेनल और एडिशनल है, कुछ फीचर्स उसमें होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन ये 3 सेल अगर वो लिविंग है तो ये 3 चीज़ आपको फीचर्स में चाहिए। पहला चाहिए हमारा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस चाहिए। अब सेल कोई लिविंग है कि नहीं है, जो साइंटिस्ट है वो एक्चुअली जो बायोलॉजी है, देखो हम पढ़ ही रहे हैं बायोलॉजी। हम जब 10th तक पढ़ते थे तो पूरा विस्तार नहीं था, पूरा चैप्टर का जो डिटेलिंग नहीं था, तो कुछ चैप्टर्स को मिला के हमें कहा था कि ये तुम्हारा बायोलॉजी है। अब हम इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन में आ गए तो हमें कहा गया, उसी बायोलॉजी को हम लोग अलग अलग चैप्टर के नाम से जानते हैं कि ये एनाटॉमी है, ये फिजियोलॉजी है, ये माइक्रोबायोलॉजी है, ये साइटोलॉजी है, ये पैथोलॉजी है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है कुछ नहीं, सब वो बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो 10th तक पढ़ते थे तो वो बायो में आता था। अब 10th के बाद सबका क्लासिफिकेशन हो चुका है, सबके ब्रांचेस बन गए हैं, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि जो भी हमारी बायोलॉजी में बायोलॉजी के अनुसार जो सेल है, सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ फीचर्स वो चाहिए, वो उसके अंदर होता है। तो अगर ये फीचर्स अगर वो कर रहा है, ये फीचर्स उसमें मौजूद है, तब हम कहेंगे सेल वो जिंदा है। पहला फीचर्स क्या है सेल का, कि ग्रोथ है। जी हाँ, सेल ग्रोथ करता है। सेल जो है वो ग्रोथ करता है। सेल जो अगर न्यू नेटेंट है, अगर बच्चा सेल है, न्यू नेटेंट है, तो वो सेल बड़ा होगा। ठीक है, सेल बड़ा होगा, ग्रो होगा। अब बड़ा होके ये डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होगा, तो सेल ग्रो कर रहा है, यानी कि सेल अपनी कुछ एक्टिविटी अपने आप कर रहा है, तो नहीं जिंदा है। पहला हमने साबित कर दिया कि सेल ग्रोथ करता है, और इसका डिफाइनिंग फीचर में आ गया। ये फीचर है इसका। रिप्रोडक्शन, सेल देखिए अभी ग्रो होके 2 सेल में टूट गया, यानी कि इसने अपने ही जैसे एक कॉपी बना ली। एक कॉपी 1 बनाया, एक कॉपी 2 बनाया, इसने सेल में रेप्लिकेट किया।
तो कहने की चलिए हाँ ये जिंदा लोग करते हैं ऐसा, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, तो लिविंग का फीचर्स आ गया, वो सेल जिंदा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो के बाद रिप्रोडक्शन कर रहा है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म। अब सेल जिंदा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस तो होते ही होंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस तो होते ही होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे हैं तो कुछ पुराने जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहे होंगे, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म। और कुछ नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उससे कहते हैं एनाबॉलिज्म। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी तंग है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर सेल कोई मेटाबॉलिज्म कर रहा है, यानी कि पुराने मॉलिक्यूल्स को तोड़ के नया मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो केमिकल रिएक्शन से उन्हें मिलता होगा खाना, एनर्जी, ताकि वो कुछ काम कर सके, तो उनका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म जिसके टूटना होता है, कैट करना है, टाउमी करना, पुराने मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, नया मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद एक फीचर, अगर ये फीचर्स हो रहे हैं तो समझिए सेल जिंदा है। उसका बाद है सेंसिटिविटी। कोई भी सेल किसी भी सेंसिटिविटी, देखिए अगला फीचर है सेंसिटिविटी, सेंस करना, महसूस करना। अगर सेल किसी इन्वायरमेंट में मौजूद है तो इन्वायरमेंट को महसूस करता होगा कि बाहर टेम्परेचर है, कि बारिश हो रही है, कि सूखा पड़ गया है, ठीक है, कुछ भी तो हो रहा हो, कुछ तो सेंस कर रहा होगा। तो सेंस कर रहा है यानी लिविंग का फीचर हम मानते हैं कि अगर वो जिंदा है तो अपने मेटाबॉलिज्म के वजह से अपने अंदर के जो तरल पदार्थ है, केमिकल्स, उसके बल पे वो महसूस करता है इन्वायरमेंट को, तो कहते हैं कि वो सेंसिटिव ही है। अब जो चीज़ महसूस किया तो उसके बदले में रिएक्ट भी करेगा, महसूस के बाद रिएक्ट करेगा, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स करना। अगर कोई सेल अगर समुद्र में है और वो कम नमक वाले पानी का बैक्टीरिया है, वो ज़्यादा नमक वाले पानी में चला जाए तो वो महसूस कर लेगा और रिएक्ट करेगा, या तो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा या तो मर जाएगा, खुद को बचाने की कोशिश करेगा। कोई भी एनिमल हो, नदी का जानवर समुद्र में चला जाए तो वो जिंदा नहीं गया, वहाँ से भागने की कोशिश करो, रिस्पॉन्स करेगा। पहले तो महसूस कर लिया, सेंस कर लिया, फिर रिस्पॉन्स करेगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चाहे मैं रहना है, वो तय करेगा। तो उसको कहते हैं कि सेंसिटिविटी के साथ रिस्पॉन्स। हम लोग हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो हॉस्पिटल में जब मैं जाता हूँ, पेशेंट को देखता हूँ, तो कोई पेशेंट हमारी बातों को जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। हम कहते हैं कि हाँ चाचा कैसे हैं आप, ठीक हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो कहता है हाँ हम खा रहे हैं। कोई पेशेंट नहीं बात करता है, वो देखने में जिंदा है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, हमारी बातों को नहीं वो सुन पा रहा है, नहीं सेंस कर पा रहा है, और नहीं जवाब दे रहे, नहीं रिस्पॉन्स। तो सेंसिटिविटी नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है उसके अंदर, तो वो बेहोश है। तो इनको सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स को मिला के एक टर्म बनता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वही है, कॉन्शियस है मतलब जागरूक है, जो महसूस करके जवाब दे दे वो जागरूक है। तो कॉन्शियसनेस के दो पार्ट होते हैं, सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्स है। अगर ये भी फीचर्स इसमें है सेल में, तो कहेंगे कि ये लिविंग सेल है, ये लिविंग सेल है, रिस्पॉन्स है। उसके बाद है कि सेल्फ रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉलोनी बना लेना, अपनी कॉलोनी। सेल्फ रेप्लिकेट है तो डिवीजन का ही पार्ट है, रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन सेल्फ रेप्लिकेट ये करते हैं कि हमें किसी पर डिपेंड ना होकर, हम अब एक सेल थे, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार हमने अपनी रेप्लिकेट करके कॉलोनी बना ली, हमें ज़रूरत है हमें एक साथ रहने की, तो सेल्फ रेप्लिकेट हमने कॉलोनी बना ली। क्या तो हम इन्वायरमेंट में अकेले नहीं जी सकते, हमें जीने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो अपनी कॉलोनी बना ली, इसका सेल्फ रेप्लिकेट। अगर ये भी फीचर्स हो रहे थे, कहेंगे कि सेल जिंदा है, जिंदा में ये हरकतें करते हैं, ऐसी कांडी लोग करते हैं। उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी इसी की तरह है, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बना तो लिए, लेकिन हम उस इन्वायरमेंट में जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए इन्वायरमेंट अनुकूल है या नहीं, तो उसको कहते हैं कि आओ मिलजुल के हम सामना करते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज। आओ हम मिलजुल के इस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा करते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सके, जी सके, ठीक है। किसी जगह की जो जंगल सफारी में शेर रहने वाला जंगल सफारी में वहाँ अकेले था, लेकिन जैसे उसको चिड़ियाघर में लाते हैं तो वो रह नहीं पाता है, तो उसके क्या उसके बगल में शेरनी दे देंगे कुछ, और उसके भाई बंधु और भी कुछ शेर देते हो, तो ऑर्गेनाइज में तो तुम यहाँ रह सकते हो, ठीक है। वो दिमाग का खेल है उनका, तो उसका कहते हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइज। अब सेल बन तो गया, अब इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को एडॉप्ट करना और एडॉप्ट हो जाना और इमर्ज हो जाना, यानी कि इवॉल्व हो जाना, खुद को ढाल लेना उस प्रकृति में ढाल लेना, तो उसको कहते हैं कि इमर्जेंस या इवोल्यूशन कहते हैं, उसको इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये 8 हो गया। एक नवा फीचर जो फाइनली फीचर्स आता है जो लिविंग वर्ल्ड में हमेशा देखा जाता है, लिविंग वर्ल्ड में, वो है इंटरेक्शन।
वो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है कि ऐसा सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करे, रिप्रोड्यूस करे, मेटाबोलाइज करे, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो, कॉन्शियस होने के बाद वो एक सेल से सेल टू सेल इंटरैक्ट हो, सेल टू सेल इंटरैक्ट हो, सेल टू टिश्यू इंटरैक्ट हो, सेल टू इन्वायरमेंट इंटरैक्ट हो। ये हो गया इन्वायरमेंट, लिखते इन्वायरमेंट है, पढ़ते इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, सेल से इंटरेक्शन हो, इसी को कहते हैं इकोलॉजी। इंटरेक्शन को ही पढ़ते हैं इकोलॉजी में पढ़ते हैं इसको। तो इतने सारे 9 फीचर्स हैं, अगर किसी सेल में मौजूद है तो वो सेल जिंदा है, ठीक है। क्या हो यही सेल, अब हम देखिए, अभी तक हम कहानी बना रहे थे, कि हम सर चैप्टर का नाम एंडोक्राइनोलॉजी है, हार्मोन पढ़ाने हैं, लेकिन अब हार्मोन तक पहुंच नहीं रहे हैं। आप पढ़ा क्या रहे हो? तो देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, कि ये सिंगल सेल की खूबी थी कि सिंगल सेल अकेले रह के ये काम कर सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी का क्या काम है यहाँ पे, कि मान लो कि सेल ना रह के, अब हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें बनाने के लिए बिलियंस सेल्स लगे हैं। क्या हो कि वही सेल अगर टिश्यू में बदल जाए, क्या हो सेल कि मान लें कि हम एक ऑर्गेनिज्म है, हम कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन है, वो है ऑर्गेनिज्म, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। तो ये बना किस चीज़ से है? तो बोलेंगे कि हम ऑर्गन सिस्टम से बने, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? तो सारे ऑर्गन से बने। ऑर्गन किससे बना है? तो ये बोले कि हम टिश्यू से बने भाई। टिश्यू किससे बनाते? बोलेगा हम सेल से बने। देखिए, सेल से ये फीचर्स बताए थे, वो सेल पे लागू हो रहा था। क्या हो कि वो सेल अकेला ना रह के एक टिश्यू, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना ले जो काम हम अकेले कर रहे थे, जो सिंगल सेल काम कर रहा था, वही काम अब एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर करने लगेंगे। हमें ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए, एक साथ रहने लगे, हम ग्रुप ऑफ सेल्स करने लगे। टिश्यू का डिफिनेशन क्या थी? टिश्यू करने लगे, कुछ टिश्यू मिल के ऑर्गन्स बना लिए, एक ऑर्गन मिल के पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लिया, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ह्यूमस बना लिए। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। वो सिस्टम सिंगल सेल में नहीं था, लेकिन जैसे ही टिश्यू ने इमर्ज किया, सिंगल सेल लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई? हमें समुद्र से स्टार्ट हुई थी, करोड़ों साल के बाद हम इंसान तक पहुँचे हैं। बड़े बड़े मैमल्स हैं धरती पे, वो सिंगल सेल से जर्नी करते हुए इवोल्यूशन के बाद हमें किसी देवी देवता या किसी आकाश में रहने वाला किसी जादुई पदार्थ ने नहीं बनाया है। हम एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रिजल्ट हैं, ठीक है। हम वहाँ से बन के आए हैं। तो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना। इनको सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम इवॉल्व कर लिया, उसने खुद निजात कर लिया, प्रकृति ने उस सिस्टम को दे दिया। उसे कहते हैं उस सिस्टम को कहते हैं एक कंट्रोलिंग सिस्टम। एक कंट्रोलिंग सिस्टम चाहिए हमें, एक कंट्रोलिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है। वो कंट्रोलिंग सिस्टम का नाम हो गया न्यूरल सिस्टम चाहिए हमें। न्यूरल सिस्टम चाहिए कि क्या, तो हम सेल से टिश्यू को बनने के लिए, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन्स बनने के लिए हमें एक कंट्रोलिंग सिस्टम, न्यूरल सिस्टम चाहिए। तो टिश्यू जब साथ में मिलने लगे, तो टिश्यू का डिफिनेशन ही मैंने आपको पढ़ाया होगा, कभी आपने मेरे वीडियो को देखा होगा, कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कहते हैं कि हम एक जैसे सेल होंगे, को हमारी ओरिजिन कॉमन ओरिजिन होगी। हम ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन होंगे, कॉमन फंक्शन होंगे। हम कॉमन फंक्शन, हमारी ओरिजिन एक जैसी होगी, हम एक जैसा ही काम करेंगे, ठीक है, तो एक जैसे करेंगे। तो इन दोनों को काम बताएगा कौन कि तुम्हें क्या करना है? तो उसके लिए एक सिस्टम हमें नेचर ने हमें दिया, उसका नाम है न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन में कहने का मतलब कि हमें एक ब्रेन दे दिया गया, न्यूरल सिस्टम का ब्रेन दे दिया गया। तो टिश्यू वाला क्या है कि हम
हम भाई कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए, हमारा फंक्शन कॉमन होना चाहिए और हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी हमें कोऑर्डिनेटेड होंगे, हमारे अंदर में एक मेल जोल होगी, एक मेल ताल होगी, तालमेल होगी, तालमेल के साथ ही हम लोग काम करेंगे। तो तालमेल को बनाए रखने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम देखिए क्या करता था, न्यूरल सिस्टम देखिए क्या करता था, न्यूरल सिस्टम ये क्या करता है कि न्यूरल सिस्टम क्या है कि एक सेल है, एक सेल है। तो सेल क्या करता है कि ब्रेन से सिग्नल पहुंचाता है, यूनिडायरेक्शनल, और वो सेल के पास जाता है, ठीक है, सेल के पास जाता है और अपना सिग्नल देता है कि तुम्हें फलाना फलाना ढिलकाना काम करना है, आपको ये काम करना है। तो सेल क्या है कि एक मैसेज, सेल के मैसेज पहुंचाता था, सेल क्या करता है कि मैसेज पहुंचाता है और ये बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है, लेकिन इसका इनर्वेशन हर सेल में नहीं है, यानी कि जो सेल है, एक तो ये खुद सेल है, ऊपर से सेल दूसरे सेल को बता रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। ये एक न्यूरल सेल है, ठीक है, एक न्यूरल सेल है और ये सेल दूसरे सेल को बता रहा है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये बता रहा है। तो ये इसका जो एक सीमे है, वो हर सेल के पास ये मौजूद नहीं है। जैसे ये सेल इसके पास है तो ये सिग्नल दे दिया कि तुम्हें क्या काम करना है, इसको दे दिया, लेकिन इसको नहीं दे पाया क्योंकि सेल से दूर है, हर सेल के पास मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं बात को पकड़े मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे जर्नी में एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ताकि वो शरीर को कंट्रोल कर सके। मल्टी सेलुलर बॉडी है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, वो है न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम क्या, न्यूरॉन सेल के जरिए हमारे ब्रेन से सिग्नल जाती है, हमारे हाथ पाँव अंदर जितने भी विसरल ऑर्गन है उन सबको सिग्नल जाती है न्यूरल के थ्रू कि तुम्हें क्या काम करनी है। क्या हो कि ये सिस्टम हर जगह काम ना करे, तो फिर प्रकृति ने क्या किया, नेचर ने क्या किया कि हमें एक और सिस्टम दे डाला उसी वक्त, उसको कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम दे डाला कि हम क्या करेंगे। जैसे ये कह रहा था कि तुम बहुत फास्ट हो, ठीक है, तुम बहुत फास्ट हो और मैसेज पहुंचाने काम करते हो, लेकिन हर जगह तुम मौजूद नहीं हो। हम क्या करेंगे कि तुम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में थे, तुम एक करंट के जैसे थे जो हर सेल तक नहीं पहुंच सकते थे। जैसे मान लें कि हमें एक बल्ब जलानी हो, तो बल्ब जलाने की एक क्लोज सर्किट होनी चाहिए। ये हो गया स्विच हो गया, ये हो गया बोर्ड हो गया, ये सर्किट बुरा हो, क्या हो कि तार कट जाए तो क्या सिग्नल जाएगा क्या। तो न्यूरल सेल में यही था कि एक सेल दूसरे सेल से जुड़े हुए हैं और सिग्नल यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, तो हर सेल के पास जा नहीं रहे। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि तुम इलेक्ट्रिकल में थे तो हम होंगे केमिकल के रूप में, होंगे और मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे, हम भी मैसेंजर कहलाएंगे और हम थोड़े से डिले करेंगे, हम थोड़ा स्लो चलेंगे, ताकि हम जब काम करने पहुंचे तो हम ज़्यादा देर तक काम करवा सकें और अच्छा काम करवा सकें। तो नेचर ने हमें एक सिस्टम दे इंडोक्राइन सिस्टम। इसी इंडोक्राइन सिस्टम में ये पूरा का पूरा होता है हार्मोन्स वाले सिस्टम। यही हम आपको तब से यही पहुंचाना चाहते थे, जहाँ से शुरू किया था यहाँ आ गए इंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम को स्टडी को कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, इस स्टडी को कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। अब इंडोक्राइनोलॉजी में जो 3 शब्द हैं उस शब्द को समझिए। देखो बायोलॉजी अपने आप में एक शब्द है, उसके शब्द में ही डेफिनेशन उसका छुपा रहता है। मैं कहा था आपको कि मैं एक बार इस बोर्ड को रिवीजन करा दूं। मैंने कहाँ से जर्नी शुरू करती कि सेल से शुरू की थी, सेल के 9 पॉइंट्स थे, उसका फीचर था कि वो फीचर अगर ये लोग फॉलो कर रहे हैं तब कहेंगे सेल लिविंग है। लिविंग सेल ने सेल से जर्नी स्टार्ट की छोटे से बड़े जानवर तक पहुंचने में। तो सेल ने कुछ टिश्यू बनाए, टिश्यू ने ऑर्गन बनाए, ऑर्गन सिस्टम बनाए। उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए था, कंट्रोलिंग सिस्टम, कि अच्छे से काम कैसे करें। देखो मास्टर वही है जो कमान किसी एक हाथ में रहे। एक टीम में हर कोई मालिक हो जाए तो काम नहीं बनेगा, तो उस ज़रूरत है कि सबको कंट्रोल के लिए किसी एक को मालिक बनाया जाए तो बाकी लोग अच्छे से काम करेंगे। तो वही है कि सबको काम कराने के लिए मालिकाना हक किसी एक को दिया गया, वो हमारे ब्रेन को दिया गया। ब्रेन क्या करता था कि न्यूरल सिस्टम ने पैदा कर दिया कि हम तुम्हें न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज पहुंचाएंगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है।
हम जब कहेंगे तो तुम एक्टिव होगे, हम जब कहेंगे तो तुम रुक जाओगे। न्यूरल सिस्टम, लेकिन उसमें कमी ये थी कि वो हर जगह नहीं पहुंच सकता था, हर सेल में नहीं पहुंच सकता था। तो उसी वक्त एंडोक्राइनोलॉजी ने जन्म लिया, उसी सेल में, उसी सिस्टम में, उसी ऑर्गेनिज्म में, कि ये कहता है कि भाई आप रहने दो, आपसे नहीं होगा, हम देखते हैं आगे का काम। तुम्हारा जो सिस्टम था, तुम हर सेल तक, तो हम पहुँचेंगे केमिकल के रूप में, तुम इलेक्ट्रिकल के रूप में पहुँचते थे, हम पहुँचेंगे केमिकल के रूप में, और हम भी मैसेज पहुँचाएंगे, तुम भी मैसेज पहुँचाओ, लेकिन हमारा मैसेज थोड़ा डिले होगा, हम ज़्यादा देर तक काम करवाएंगे। मालिक तो बोल के चला गया सुपरवाइजर को कि ये काम हो जाना चाहिए, मालिक थोड़ी देखने आएगा, वो तो बोल के चला गया जल्दी से। लेकिन अब सुपरवाइजर कहेगा कि भाई अब वो सामने देख देख काम करेगा, तुम काम करो, अच्छे से काम करो, हमें प्रोडक्टिविटी अच्छा चाहिए, हमें टारगेट पूरा करना है, सुबह तक क्लाइंट आएगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो वो एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या आता है कि इंडो का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 शब्द हैं। देखिए इसमें 3 शब्द हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 3 शब्द हैं। चार्ट बना बना के पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। मेरी नोट्स में लिखवा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। अभी मैं आपको नोट्स भी दूंगा बोर्ड पे लिख के, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, क्राइन का मतलब होता है टू सी, ऐसा सेल, ऐसा टिश्यू जो कुछ सिक्रीट करे या रिलीज करे, ठीक है। और इंडो का मतलब होता है इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड। अब इनटू द ब्लड में क्या डालना है, तो हमें कहता है हमें हार्मोन्स डालने हैं, तो हम हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, इसी रिलीज को स्टडी करेंगे, तो इसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो फिर कह रहे हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी तो सिस्टम क्यों कह रहे हैं, तो सिस्टम भी हम एक मकसद कह रहे हैं कि जब भी सिस्टम सब शुरू सुने आप तो समझिए कि ये अकेला नहीं है, ये ग्रुप में है, ये कुछ लोगों के साथ मिलकर। सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिस्टम में बहुत लोग हैं ना, ग्रुप में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या, पहले तो हमें एक ऑर्गन चाहिए जो हार्मोन्स रिलीज कर सके, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए ब्लड, उसके बाद चाहिए ब्लड वेसल्स चाहिए, उसके बाद चाहिए हमारे टारगेटेड टिश्यू। बोले कि हम हार्मोन्स रिलीज तो कर दिए, अरे कहाँ लेके जाएंगे, तो बोला कि वहाँ लेके जाओ जहाँ जरूरत है, वहाँ तो टारगेट टिश्यू चाहिए ना, तो हमें हार्मोन्स रिलीज करने के लिए एक ऑर्गन चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें ब्लड चाहिए, ब्लड में डालेंगे, ब्लड वेसल्स चाहिए, और टारगेट टिश्यू पहुँचाने के लिए चाहिए। तो अब इसी को सिस्टम कहते हैं, इसी को सिस्टम, यही से एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब समझ गए होंगे। इंडो मतलब ब्लड के अंदर डालना है, रिलीज करा के, उस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, उस स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब मैं जो अगला चार्ट बना रहा हूँ आपके लिए, वो चार्ट देखिए अगला जो चार्ट है वो वैसे एंडोक्राइनोलॉजी के एंडोक्राइन सिस्टम में मैं पढ़ा था कि एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एक तरह की ग्लैंड है, वो 2 तरह की होती है। एक होती है एंडोक्राइन, जो ग्लैंड है, मैं बेसिकली मैंने यहाँ पे जो लिखा है एंडोक्राइन सिस्टम जो सिस्टम है उसमें ग्लैंड होती है, वो 2 तरह की होती है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड वो है जो कुछ सिक्रीट करे। एंडोक्राइन मैं तो बताया था कि ग्लैंड वो जो सिक्रीट करे। ग्लैंड क्या है, ग्लैंड है क्या, जो सेल्स है, सेल में इंट्रैक्शन की वजह से टिश्यू बनी है, और टिश्यू ही बन के एक ऑर्गन बना है। ये हो गया टिश्यू, ये हो गया ऑर्गन, तो इसी को हम ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड तब कहेंगे जब ये कुछ रिलीज करे, कुछ केमिकल्स रिलीज करे, ठीक है, केमिकल्स रिलीज करे। अब केमिकल्स रिलीज कर रहा है, कहाँ करना है, इसी हिसाब से ग्लैंड्स 2 तरह के हैं, एक है एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। इंडो का मतलब ये होता है अंदर, जैसे कि हमें रिलीज करना है तो हमारे पास हम रिलीज करेंगे, लेकिन हमें पहुंचाने के लिए कोई नली, कोई ट्यूब नहीं है, कोई डक्ट नहीं है, तो आप किसी और को पकड़ेंगे। तो हमारे पास डक्ट नहीं है, ट्यूब नहीं है, तो एंडोक्राइन हमेशा डक्टलेस होता है, उसके पास अपना डक्टलेस होता है, अपना कोई डक्ट, ट्यूब, कोई नली नहीं है, डक्टलेस है।
उसके बाद हम किसी का हेल्प लेंगे, तो कौन हेल्प करेगा? इसका ब्लड हेल्प करेगा। तो हम कहाँ डालेंगे? तो ब्लड में डालेंगे, पोर इनटू द ब्लड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? टारगेट टिश्यू तक पहुँचाएंगे, टारगेट टिश्यू तक पहुँचाएंगे। कौन पहुँचाएगा? ब्लड पहुँचाएगा। तो एंडोक्राइन के डिफिनेशन में ये आता है कि एक डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसका अपना कोई डक्ट नहीं होता, ट्यूब नहीं। हम बना तो देंगे, चाहे बना बनाया ला तो देंगे, लेकिन हम पहुँचाएंगे नहीं। जहाँ ज़रूरत है हम पहुँचाएंगे नहीं। हमें पहुँचाने के लिए एक और सिस्टम की जरूरत पूरी होगी। जैसे मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम बताया ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड तो है, साथ में ब्लड है, ब्लड वेसल्स भी है, टारगेट टिश्यू। तो सिस्टम में से एक सिस्टम को उठाएंगे, ब्लड को उठाया और ब्लड में डाल दिया कि भाई तुम पहुँचा देना जा रहे हो तो, और टारगेट सेल तक पहुँचा देना। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है कि बोलता है कि हम रिलीज़ करते हैं, लेकिन हम ब्लड में रिलीज़ नहीं करते भाई, हम ब्लड में रिलीज़ नहीं करते हैं। हमें जहाँ ज़रूरत हो हम अपने ट्यूब से पहुँचा देंगे। हमारे पास अपना ट्यूब है, हमारा अपना डक्ट है, ठीक है। और हम मेनली जीआईटी में पहुँचाते हैं, खाने पीने वाली जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसोफेगस से लेकर एनस तक के बीच में जीआईटी लाइन है, हम उसमें पहुँचाते हैं। उसमें हमारी ज़रूरत है, हमें ब्लड में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सोक्राइन रिलीज़ दोनों करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं और कहाँ भेजना हो उस हिसाब से दो तरह का है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वाले कहते हैं कि भाई हम रिलीज़ तो कर देंगे, लेकिन हमारे पास पहुंचाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई डक्ट नहीं है, कोई नली नहीं है, कोई पाइप नहीं है, तो हम डक्टलेस होते हैं। तो हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है? तो हमको ब्लड चाहिए, हम ब्लड में दे देंगे। ब्लड तो घूमते रहते हैं पूरे शरीर में, तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पहुँचा देना, तो ब्लड पहुँचा देना। ब्लड का ब्लड वेसल से पहुँचाते हैं और टारगेट टिश्यू तक पहुँचा देते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई हम निकालते हैं, लेकिन हम बनाए हैं, हमारा चीज़ है, ख़राब हो जाएगा, हम खुद ही पहुँचाएंगे भाई, तुम छोड़ दो, हम अपने डक्ट के थ्रू हम जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। हमारा मेनली जीआईटी की तरफ जाएगा, हमारे नली इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड है। तो इसी एंडोक्राइन सिस्टम में, इसी ग्लैंड जब वो सिस्टम का रूप लेता है, तो सिस्टम में तीन लोग आते हैं हार्मोन्स को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं अगर हार्मोन्स का, मैं कब से हार्मोन्स किए जा रहा हूँ और आपने एक बार भी टोका नहीं, तो चलिए वीडियो पॉज करके एक बार आप कमेंट्स में लिख दें कि हार्मोन्स में एक्चुअली है क्या, हार्मोन्स एक्चुअली है क्या। तो जो हमारी पुरानी किताब थी तो जो क्लासिकल डेफिनेशन लिखा जाता था हार्मोन्स का कि हार्मोन्स एक्चुअली में है क्या, तो हार्मोन्स में कहा गया कि ये एक केमिकल है, ठीक है, एक केमिकल है जो एक्ट करती है मैसेंजर की तरह, एक्ट एज अ मैसेंजर, ठीक है, अ ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू और सेल, और जहाँ से रिलीज करते हैं उसे कहते हैं ग्लैंड। ये क्लासिकल डेफिनेशन में इतने टर्म्स आती है, ये क्लासिकल डेफिनेशन है। अगर मैं इस क्लासिफिकेशन एक सेंटेंस में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं कि these are the chemical which act as a messenger, release from gland, so-called gland, and transported to टारगेट सेल और टिश्यू, ठीक है, टारगेट टिश्यू। इसका एक क्लासिकल डेफिनेशन है हार्मोन्स का ये है कि एक तरह का केमिकल है जो मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। मैसेंजर मतलब सूचना देता है कि भाई तुमको ये काम करना है, ऊपर से फरमाना है कि तुमको ये काम करना है। हम मैसेंजर हैं, ठीक है, और निकले कहाँ से? तो ग्लैंड से निकले हैं। जाना कहाँ है? तो टारगेट टिश्यू का है। दीज आर द केमिकल्स विच एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर विच रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड एंड ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू। एक क्लासिकल डेफिनेशन है, ये पुरानी किताबों में ऐसे ही लिखा जाता था। नए डेफिनेशन, नए जो मॉडर्न डेफिनेशन हार्मोन्स का आया, एक मॉडर्न डेफिनेशन आया, इसको रहने दीजिए, ये उतना एप्रोप्रिएट नहीं डेफिनेशन है। तो मॉडर्न डेफिनेशन ये आया कि ठीक है, हम भी केमिकल हैं और हम भी एक्ट करेंगे, एक्ट एज अ मैसेंजर, लेकिन डिले काम करेंगे, ठीक है, डिले काम करेंगे, और हम नॉन न्यूट्रिएंट्स होंगे। हम किसी खाने पीने के नहीं बनाएंगे, हमारा काम है सूचना पहुंचाना। हमें खा के आपको कोई ताकत एनर्जी नहीं मिले, तो हम नॉन न्यूट्रिशियस है,
और हम ज़रूरी नहीं कि ग्लैंड से ही निकले, हम टिश्यू से भी निकल सकते हैं। हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, नोड्स हैं, जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स बनाने के लिए कोई प्रॉपर ग्लैंड की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा थाइमस ग्लैंड है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा गोनाड्स में ओवरी है, टेस्टिस है, ये लोग प्रॉपर ग्लैंड की तरह काम करते हैं। लेकिन तो यहाँ करेंगे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ग्लैंड से निकले, हम किसी सिंगल सेल से। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जीसेस पढ़ा है, जैसे गैस्ट्रिन निकलता है, अर्जेंटाफिन सेल पढ़ा है, ठीक है, हार्ट में भी निकलता है, ठीक है, हमारे किडनी में भी कुछ सेल्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो उनके डिफिनेशन में ये आया, मॉडर्न डिफिनेशन में, कि हम केमिकल हैं, मैसेज की तरह एक्ट करेंगे, स्लो काम करेंगे, नॉन न्यूट्रिटिव हैं, और ग्लैंड से भी निकलेंगे, टिश्यू से भी निकलेंगे, और थोड़े से ट्रेस अमाउंट, जिसे कहते हैं ट्रेस अमाउंट में रिलीज होंगे, यानी नैनोग्राम्स में। तो इसका अगर मैं डिफिनेशन है को लिखूँ तो इसका डिफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दीज आर द, ये मॉडर्न डिफिनेशन है, यही एग्जाम में आपको लिखना होगा। दीज आर द केमिकल्स, दीज आर द केमिकल which release in trace amount from gland tissue and act as a chemical मैसेंजर। मैंने हेड राइटिंग थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की है क्योंकि जल्दी लिखना होता है, और मैं हेड राइटिंग, जिस कलम ने मेरी हेड राइटिंग ख़राब की है मैं उस कलम को छूता है दोबारा, तो मेरी हेड राइटिंग ऐसे, मैं पढ़ देता हूँ, आपको ध्यान में आएगा कि दीज आर द केमिकल्स विच रिलीज इन अ ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में, नैनोग्राम में भी निकलते हैं, फ्रॉम द ग्लैंड और टिश्यू एंड एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर। और यहाँ पे दीज आर द, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल, these are the non-nutritive chemical which released in a trace amount from the gland tissue act as a chemical messenger। यही इसका मॉडर्न डेफिनेशन है, यही मॉडर्न डिफरेंस है। तो ये जो हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स मिलकर जो सिस्टम बनाए हैं, जो लोगों ने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। और उस इंडोक्राइन सिस्टम में 3 लोग शामिल हैं। 3 लोग कौन कौन शामिल हैं, मैं यहाँ पर चार्ट बना के दिखाता हूँ कि ये 3 लोग कौन कौन शामिल है। पहला है सिग्नल भेजने वाला ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड, वो है हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही पार्ट है, ये समझिए कि ब्रेन है, ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद है इंडोक्राइन ग्लैंड, उसके बाद है इंडोक्राइन टिश्यू, मैंने बता दिया, इंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस कुछ रिलीज करवाते हैं इंडोक्राइन से, इंडोक्राइन और टिश्यू, ये 3 लोग इंडोक्राइन सिस्टम में है। और इस सिस्टम कराने के लिए इन्हें चाहिए ब्लड वेसल्स, टारगेट टिश्यू, कहाँ काम करवाना है, ये सब मिलके इंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। ये इंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, ये सब इंडोक्राइन सिस्टम है। अब हम सीधा पहुंचेंगे क्या कि ग्लैंड बनाने वाले कितने तरह के हैं, कहाँ से हमारे हार्मोन्स मिल सकते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं एक पूरे बॉडी सिस्टम को चलाने के लिए, कोऑर्डिनेशन सिस्टम चला के। हमारे न्यूरल सिस्टम थे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन था, वो न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल भेजता था, सेंसरी, मोटर नर्व, ये सब, कि तुम्हें किसी गर्म तवे पर हाथ रख दिया तो गर्म यहाँ हटा लो जल्दी, वो तो ओवरऑल था। उन मैसेज का क्या, जो हर सेल तक नहीं पहुँच रहा है, उन सेल को यहाँ काम करने के लिए जहाँ से मैसेंजर हार्मोन्स जहाँ बनेंगे वो कहाँ है। तो पहले तो ये मान लें कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये कोई फलाना ढिमकाना आदमी है, ठीक है, लल्लू है, तो इनके पास एक ब्रेन होगा, ठीक है, इनके पास एक ब्रेन होगा। तो ब्रेन में भी एक ऊपर की तरफ है पीनियल ग्लैंड। पीनिया शब्द होता है छोटी चीज़ की यूज होता है, पीनियल ग्लैंड। पीनिया शब्द जहाँ भी समय है पीनिया, तो वहाँ समझिएगा कि छोटा है, कम है, ठीक है, पीनिया। इसके बाद उसके नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड 1, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। तीसरा हो गया इसी में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही पार्ट है। थैलेमस कितना, 1 2 3 हो गया। पहला पीनियल ग्लैंड, बीच में हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ब्रेन में 3 हो गए। ठीक है, यहाँ आइए, गले के पास एडम्स एप्पल है, इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के कैविटी के पीछे होगा एक पैरेलल होगा पैराथायराइड ग्लैंड, पीछे होगा इसके तो पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड। तो पीनियल 1, पिट्यूटरी 2, थैलेमस 3, थायराइड 4, थायराइड हो गया 4, पैराथायराइड हो गया 5, ये लोग ऊपर हो गए। अब आइए चेस्ट में, चेस्ट में आइए, यहाँ पे है थाइमस, स्टर्नम के पास है थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड है। यहाँ पे एब्डोमिनल रीजन में आइए, तो एब्डोमिनल रीजन में है किडनी। ठीक है, किडनी है, किडनी के ऊपर भी है कोनिकल शेप में, पिरामिडल शेप में है, इसको कहते हैं एड्रीनल। एड्रीनल, देखिए रीनल शब्द यूज करते हैं किडनी के लिए, रीनल शब्द किडनी के ऊपर ऐड है, तो उसके कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, तो कितने हो गए, 4 यहाँ हो गए, थाइमस हो गया 5, 6 हो गया थाइमस, 7 हो गया एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, 7 हो गया। अब अगर आप औरत हैं तो एब्डोमेन में एक और चीज़ पाया जाएगा, वो है ओवरी। ओवरी ये एब्डोमिनल है। अगर आप पुरुष है तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, टेस्टिस। 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ठीक है, इतने आपको बॉडी में होंगे। अब बात करते हैं टिश्यू के, कि टिश्यू में भी कौन कौन है। तो पहला है लीवर। लीवर के कुछ सेल्स हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, किडनी के भी कुछ सेल्स हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, लीवर, टिश्यू, किडनी। फिर है जीआईटी और हार्ट, जीआईटी हार्ट। ठीक है, और यहीं पर एक और है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के भी कुछ ग्लैंड हैं, पेनक्रियाज। चलिए काउंट करिए, पहला पीनियल ग्लैंड, उसके बीच में थाइमस ग्लैंड, उसके नीचे पिट्यूटरी, तो ये ब्रेन में 3 हो गए, गले के पास 2 हो गए, थायराइड और पैराथायराइड, तो ये हो गए 5। छठा हो गया थाइमस, हमारे स्टर्नम के बीच पीछे है। उसके बाद है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। उसके बाद नीचे है एड्रेनल, ओवरी, अनेवरी, ये मिलाकर 10 हो गए। 10 में 11 हो गए लीवर, 12 हो गए किडनी, 13 हो गए जीआईटी माने अतरियों में भी हैं, और हार्ट 14। ये 14 प्रकार की जो हमारे ग्लैंड और टिश्यू है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। 14 प्रकार के हैं, 14 काइंड है, इन्हीं लोगों को पढ़ना है। हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करते हैं कि इसका नोट्स देते हैं आपको, नोट्स बोर्ड पे लिख के, कि नोट्स में एक्चुअली आपको एग्जाम में पढ़ना का। ये तो जो मैं अभी तो माहौल बना था चीज़ों को समझने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, टेस्ट, ये सब नोट्स में आएंगे। यकीन मानिए हम जो स्टडी कर रहे हैं वो 12 का नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बीएससी, पैरामेडिक, एमबीबीएस, इन सब कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, इन सब कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब 12 में जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए अब हम इसमें डिटेलिंग में बात करेंगे। डिटेल में हम ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरी की पढ़ाई कर रहे हैं। डिटेल में जो बीएससी, पैरामेडिक और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को मेरे साथ। अभी हम लोग जर्नी में ये लोग शामिल हैं, नीट वाले शामिल नहीं हैं। नीट वालों को जो ज़्यादा इच्छा शक्ति है पढ़ने का वो लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।